तो ये अपना 5th सेशन है रिवीजन का। आज के टॉपिक्स हैं मोल एंड स्टोइकियोमेट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Ferric oxide reacts with excess of carbon monoxide according to the equation below. 6.5 grams of ferric oxide yields 3.85 grams of iron. What is the percentage yield of the reaction? तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है। पहले अपन थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। जो रिएक्शन में Fe2O3 का मास है उससे थ्योरेटिकल यील्ड मिलेगी, और ये जो मास दे रखा है इसको अपन बोलेंगे एक्चुअल यील्ड। ठीक है, actual upon theoretical multiplied by 100 will give us the percentage yield of the reaction. ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें, पहले अपन फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड 6.5 ग्राम्स। फेरिक ऑक्साइड का अगर आप मोलर मास फाइंड करें, आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो Fe2O3 का मोलर मास आ जाएगा 160 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अगर ऊपर वाला नंबर 6.4 होता तो ये 0.4 टाइम्स कैंसिल हो जाता, 0.04 टाइम्स। तो अंदाजे से अगर बोलूं तो ये 0.04 मोल्स हैं। अगर ये 0.04 मोल्स हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आयरन बनना चाहिए था 0.08 मोल्स, और उसका मास कितना होना चाहिए था? थ्योरेटिकल यील्ड 0.04 इंटू 2, कोफिशिएंट को देखते हुए, इंटू 56 ग्राम्स पर मोल। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना मिलता है। 4.48 मिल रहा है। और एक्चुअली अपन को 3.85 ग्राम्स दे रखा है, तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन 3.85 अपॉन 4.48 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 84.7। 385 अपॉन 4.48, 85% के आसपास आ रही है। 85.9। 85। ओके, तो अपनी कैलकुलेशन में थोड़े थोड़े अप्रोक्सीमेशन अपन ने लिए हैं, इसके चलते एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा है, पर जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन है, वही आंसर होना चाहिए, अराउंड 85%। सेकेंड क्वेश्चन, what is the final sodium ion concentration in a solution prepared by mixing sodium sulfate and sodium chloride solutions? सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, दोनों से ही सोडियम आयन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? दोनों सॉल्यूशन से आने वाले सोडियम आयंस फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? तो फर्स्ट सॉल्यूशन से अगर अपन मिलीमोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट फाइंड करें मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो वो 210 मिलीमोल्स हो जाएंगे। मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेंगे तो मिलीमोल्स मिलेंगे। सेकेंड सॉल्यूशन से 30 मिलीमोल्स सोडियम क्लोराइड के। ऑब्जर्व करिए, सोडियम सल्फेट के हर फॉर्मूला यूनिट में 2 सोडियम आयंस हैं, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट में 1 सोडियम आयन है। तो यहाँ से टोटल मिलीमोल्स ऑफ सोडियम आयन हो जाएंगे 2 × 210 + 30, तो ये आ रहा है 450 मिलीमोल्स। ये 450 मिलीमोल्स 70 + 30 100 मिलीलीटर्स में है। तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये सारे क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, एकदम सेट अप्रोच होती है। मिक्सिंग के हर क्वेश्चन में आप
टोटल मोल्स फाइंड कर लो, टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लो और डिवाइड कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मास परसेंटेज दे रखा है ऑक्सीजन का एक पोटेशियम सॉल्ट में, इस तरह का कुछ फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू जिसमें फाइंड करनी है, ठीक है, K2S2OX, तो ये एक्स अपन को डिटरमिन करना है, जबकि ऑक्सीजन इस सॉल्ट के अंदर 36% है मास परसेंटेज। तो कैसे करेंगे, 100 ग्राम अगर पोटेशियम सॉल्ट लिया जाए तो उसमें 36 ग्राम ऑक्सीजन है और बाकी पोटेशियम और सल्फर का मास मिलाकर 64 ग्राम्स है, 64 ग्राम्स पोटेशियम प्लस सल्फर, ठीक है। अच्छा, जो मास रेशियो 100 ग्राम में मिलेगा वो मास रेशियो एक फॉर्मूला यूनिट में भी तो होना चाहिए। जो फॉर्मूला यूनिट का मास रेशियो है वही 100 ग्राम सैंपल में भी मास रेशियो रहेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग मास रेशियो किसी भी सैंपल में सेम ही आना चाहिए। तो अगर अपन एक फॉर्मूला यूनिट की बात करें, इन अ सिंगल फॉर्मूला यूनिट हमें 2 पोटेशियम और 2 सल्फर एटम्स दिख रहे हैं। मास ऑफ पोटेशियम एंड सल्फर कितना आएगा, 2 × 39 + 2 × 32, ये इनके एटॉमिक मासेस होते हैं। तो आप देखिए कितना आता है, 78 + 64 142 आ रहा है। तो ये 142 AMU आ रहा है और ऑक्सीजन एटम्स का मास, x ऑक्सीजन एटम्स है तो 16 × x AMU। इनका जो मास है वो इसी रेशियो में होना चाहिए क्योंकि मास रेशियो हर सैंपल के लिए सेम ही है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 142/16x must be equal to 64/36। सॉल्व करके देखिए, 71 8, ये 4 से कैंसिल होगा, 16 4 से कैंसिल होगा, 9, x के लिए सॉल्व करने जाएं, 71 × 9/8 × 16 कितना होना चाहिए ये, और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 639, 16 × 8 is 128, 128 × 5 कितना होगा, इसका अंदाजा लगाते हैं, 640 होगा, सही है ना। तो सोचो ये रेशियो क्या आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 5, क्योंकि 639 के बहुत क्लोज आ रहा है, तो ये 5 ही है, होल नंबर ही होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपने एलीन्स के बारे में पढ़ा है तो ये बात तो आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। Which statement best describes the structure of an alene molecule? The carbon atoms form an angle of 120 degree and the hydrogen atoms lie in the same plane as the carbon atoms. Carbon atoms form an angle of 120 degree and the hydrogen atoms lie in a plane perpendicular to that of the carbon atoms. Carbon atoms form an angle of 180 degree and 4 hydrogen atoms lie in the same plane. Carbon atoms form an angle of 180 degree and the two CH2 groups are perpendicular to each other. कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? फोर्थ स्टेटमेंट सही है। एलीन में जो ये 3 कार्बन एटम्स हैं ये तो लीनियर फैशन में अरेंज्ड हैं, एक ही लाइन में हैं, पर इन पर अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स उस प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं। तो इस मॉलिक्यूल में आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर पार्ट्स इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से एक हिस्सा दूसरे हिस्से का परपेंडिकुलर है। और ये बात इनके ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बारे में जब सोचते हैं तब समझ में आ जाती है।
ठीक है, इसी पॉइंट पर आप थोड़ा सा एलीन के बारे में और पढ़ लीजिएगा। ये कार्बन तो sp हाइब्रिड है, ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं, पर इनके जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड हैं वो सेम टाइप ऑफ p ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है ना, तो sp2 hybrid orbitals of the one carbon on the left and the carbon on the right are mutually perpendicular. दोनों कार्बन एटम्स के अबाउट ज्योमेट्री प्लेनर है, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, when the molecules N2, N2O and N2O4 are arranged in the order of decreasing nitrogen bond length, which order is correct? तो जैसे ही आप बॉन्ड लेंथ वर्ड सुनते हैं, आपके बारे में, आपके मन में क्या विचार आता है, किस चीज के बारे में सोचना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। पहले बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करें और बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ डिसाइड हो जाएगी। और बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और अगर रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। N2 का स्ट्रक्चर तो सिंपली यही है, और नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3 है। N2O में N2O का जो डोमिनेंट लुईस स्ट्रक्चर है वो ये है। मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ N2O इज दिस, पर ये इसका रियल मॉलिक्यूल तो नहीं है। ठीक है, जो रियल स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का एवरेज है, और उसमें यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको N2O के डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, और इस वाले बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो 3 से थोड़ा कम रहेगा, 2.5 से 3 के बीच में रहेगा। इस वाले बॉन्ड का ऑर्डर 1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 1 से 1.5 के बीच में। ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइब्रिड में, ये अपन नहीं जज कर पा रहे हैं। और थर्ड जो है वो N2O4। N2O4 का लुईस स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से बनेगा। सोचो ऐसे कितने लुईस स्ट्रक्चर्स N2O के लिए बनाना पॉसिबल होगा। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर N2O4 which are equivalent? टोटल 4 बन जाएंगे। दोनों डबल बॉन्ड नीचे की तरफ, दोनों ऊपर की तरफ बना सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर। इस तरह से 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चारों के चारों इक्विवेलेंट होंगे। और कुल मिलाकर जब आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने जाओगे तो ये जो चारों NO बॉन्ड्स हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 आएगा, लेकिन ध्यान रहे हमें NN बॉन्ड ऑर्डर पर फोकस करना है। NN के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा, NN बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पर 1 है। उसके बाद डिसीजन आसान हो गया। जिस केस में बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उस केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो N2O4 की सबसे ज्यादा और N2 की सबसे कम। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना था, लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट बॉन्ड टू शॉर्टेस्ट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। क्वेश्चन आपके टोटली पकड़ में है, पर थोड़ा सा गलत ऑप्शन देख लिए तो गलत ऑप्शन मार्क हो जाएगा। माइंड में थोड़ा सा गलत थॉट्स आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है अगर हम सेम टाइप के एटम्स की बात कर रहे हो तो। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ मिलेगी लार्जेस्ट बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो डिक्रीजिंग बोल रहा है ना, डिक्रीजिंग, सबसे शॉर्ट बॉन्ड इधर लिखना पड़ेगा और लॉन्गेस्ट बॉन्ड इधर लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है डियोन? यस सर। ध्यान रहे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ऐसा सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम्स हो। किसी भी आर्बिट्ररी
बॉन्ड के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी डबल बॉन्ड की लेंथ किसी भी सिंगल बॉन्ड से छोटी ही होगी, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम्स में बोल सकते हैं। 6th question, what is the maximum mass of lead iodide that can be precipitated by mixing lead nitrate and sodium iodide? तो यहाँ पर कोई KSP वगैरह तो दिया नहीं है, इसका मतलब यही है कि 100% रिएक्शन माननी है, 100% प्रेसिपिटेशन अज्यूम करना है। क्या आप यहाँ पर होने वाली नेट आयनिक इक्वेशन मुझे बता सकते हो? नेट आयनिक इक्वेशन, ये वर्ड तो आप समझते होगे। एक सॉल्यूशन से लेड आयंस आ रहे हैं और दूसरे सॉल्यूशन से आयोडाइड आयंस आ रहे हैं और दोनों कंबाइन करके PbI2 बना रहे हैं। PbI2 इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेड आयंस कितने आ रहे हैं फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से? अगर आप वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मिलीमोल्स, और सेकंड वाले सॉल्यूशन से आयोडाइड आयंस 3.5 मिलीमोल्स। बस फिर तो हो गया। जिसके मोल्स कम है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या? मोल बाय कोफिशिएंट Moles रेशियो। नहीं, जिसका मोल्स बाय कोफिशिएंट स्मॉलर है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और वो है आयोडाइड। आयोडाइड एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जितना वो कंज्यूम होगा उसका हाफ लेड आयोडाइड बनेगा। मिलीमोल्स ऑफ PbI2 formed 3.5 by 2 millimoles या 7 by 4 millimoles। इसको अब ग्राम्स में बदल लेते हैं। ग्राम्स ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म्ड, इसके लिए आपको मोलर मास भी दे रखा है 461 ग्राम्स पर मोल, और मिलीमोल से 7 by 4 into 10 to the power -3 मोल्स। तो यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 460 मान लूं तो लाइफ थोड़ा आसान हो सकती है। ये कैंसिल हो जाएगा, 230 एंड देन 115, 115 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 805 आ जाएगा, 0.805 grams, which is quite close to first option। आप लोगों ने भी सॉल्व किया क्या? Yes, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैच। कर रहा है। Right. 7th question, removing an electron from molecule oxygen to form dioxygenyl cation causes what changes in the bond length and in the number of unpaired electrons? तो आप बता सकते हो क्या? फोर्थ ऑप्शन। O2 के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, He2 सिग्मा 2s2, इस तरह से लिखते लिखते फाइनली pi2px स्टार pi2py स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप पहले से जानते हैं, 2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से रिमूव होगा, और वो पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ABMO से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो O2 ज्यादा स्टेबल है या O2 प्लस? O2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, थोड़ा अजीब लग सकता है बट ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। सेम टाइप के एटम्स हैं और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 9th क्वेश्चन, आडी ऑन बोलो। सर वो आपने स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड ऑर्डर को देखा ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। सही, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा है।
ठीक है, और सेम Okay, बॉन्ड sir. ऑर्डर में स्टेबिलिटी सेम है ऐसा तो नहीं क्लेम कर सकते, पर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ऐसा तो बोल सकते हैं। Thank you, sir. 5.73 ग्राम्स लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, इसको ऑक्सीजन में बर्न किया, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना। फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन क्या है, पता लगा सकते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन की जब बर्निंग करी तो सारा का सारा कार्बन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 में। तो यहां से अपन मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करते हैं, और वो ही मोल्स ऑफ कार्बन भी हैं। 17.48 डिवाइडेड बाय 44। नंबर्स थोड़े से ट्रिकी हैं, बट नेवरदलेस कैलकुलेशन करिए। 17.48 को डिवाइड करिए तो 8.74, 4.37 डिवाइडेड बाय 11 आ रहा है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर दूं तो 0.4 मोल्स के करीब आ रहे हैं। 0.4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.4 मोल्स ऑफ कार्बन। इसका ही मास फाइंड कर लेते हैं। मास क्यों फाइंड करना चाह रहा हूं मैं कार्बन का, ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि वो मुझे हाइड्रोकार्बन में से वो ना माइनस हो जाए, फिर हाइड्रोजन के मिल जाए अपन को। राइट, अपन को पता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन के मास तक अपन को पहुंचना है, तभी अपन उसके मोल्स तक पहुंच पाएंगे। तो मास ऑफ कार्बन तक पहुंचे, इसके लिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4.8 ग्राम्स है अप्रोक्सीमेटली। वैसे यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन करना बेटर रहता। मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा 5.73 में से सब्ट्रैक्ट करके 4.80, और ये आ जाएगा 0.93 ग्राम्स। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी लगभग 0.93 ही हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम्स पर मोल होता है। तो ये कार्बन के मोल्स थे और ये हाइड्रोजन के मोल्स। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का अगर अपन रेशियो लें 0.4 मोल्स टू 0.93 मोल्स, तो ये लगभग 4/9 है। ठीक है, 4/9। और अगर आसान बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। 0.93 डिवाइडेड बाय 0.4, देखें ये कितना आता है। 0.93 डिवाइडेड बाय 0.4, 0.37। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना ना आसान तो नहीं है, पर सारे ऑप्शंस अगर देखूं तो आंसर मार्क हो सकता है। 1:1 के रेशियो में तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, 1:2 के रेशियो में भी नहीं है, 1:3.7 के रेशियो में है। मतलब हाइड्रोजन के मोल्स, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई। ये डिवीजन किया क्या आपने? 2.35 आएगा सर। पर 0.93 डिवाइडेड बाय 0.4, हाँ 2.3 आ रहा है, सॉरी 2.3। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.3 समथिंग आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, बाकी तो किसी ऑप्शन में ये रेशियो आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। डायरेक्टली तो अपन को फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल सकता है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा। ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और सारे ऑप्शंस में से बस एक ही पॉसिबल एम्पिरिकल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। H2SO4 का कितना वॉल्यूम इन दोनों के मिक्सचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होगा? इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे,
देखो NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, दोनों ही इफेक्टिवली OH माइनस आयंस के बराबर हैं वाटर में जाकर। तो अपन को टोटल मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस फाइंड कर लेने चाहिए। NaOH के मोल्स जितने हैं उतने भी OH माइनस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल्स हैं उसका डबल OH माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो 20 मिलीलीटर को 0.2 मोलर से, 40 मिलीलीटर को 0.05 मोलर से मल्टीप्लाई करके डबल भी करिए, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना है उसके डबल OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और देखिए ये कितना आता है, 4 + 4 8 मिलीमोल्स आ रहा है। और उसके बाद रिएक्शन लिखिए, H2SO4 एक डायप्रोटिक एसिड है। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोक्साइड आयंस को कंज्यूम कर सकता है। इस रिएक्शन के होने पर वाटर बनेगा और सल्फेट आयंस बनेंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 requires 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। अभी अपने पास 8 मिलीमोल हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, तो H2SO4 कितना चाहिए रहेगा? 16 नहीं, 4 मिलीमोल्स। 4 मिलीमोल्स H2SO4 चाहिए, जबकि वॉल्यूम फाइंड करना है, मोलैरिटी गिवन है, मिलीलीटर्स ऑफ H2SO4। याद करो मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मोल्स अपॉन मोलैरिटी। 4 मिलीमोल्स अपॉन 0.15 मोलर। तो देखें कितना आ जाएगा, 3/20, 80/3, 26.7 मिलीलीटर्स। ठीक है, मिलीमोल्स में लिया है तो मिलीलीटर्स में आंसर आएगा 26.7। कितने लोगों को मिल गया था ये वैल्यू? ओके, 11th क्वेश्चन, ये भी एक जनरल प्रोफाइल है। इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। When the species are arranged in the order of increasing length of the carbon oxygen bond, बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है, आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि जो क्वेश्चन अपना देखा हुआ होता है ना, उसमें अपन जल्दबाजी करते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और बॉन्ड लेंथ लिखी है या बॉन्ड ऑर्डर लिखा है या स्टेबिलिटी लिखी है या मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखा है, इन सब चीजों पर अच्छे से ध्यान नहीं देते और फिर गलत ऑर्डर मार्क कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन देखा हुआ है और आता है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ सुनते ही बॉन्ड ऑर्डर मन में आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड का जिस केस में सबसे कम होगा उस केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर 3 ही स्पीशीज हैं जिनमें कंपैरिजन करना है। एक तो कार्बोनेट आयन है, एक इस तरह का फॉर्मेट आयन है, और एक CH3O- आयन है, मिथॉक्साइड आयन। बाकी सोडियम आयन तो काउंटर आयन है, उसके बारे में सोचना नहीं है। कार्बोनेट का ल्यूइस स्ट्रक्चर ये होता है, फॉर्मेट आयन का ल्यूइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। आई एम नॉट शोइंग द लोन पेयर्स। मिथॉक्साइड आयन का बहुत सिंपल है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4/3। 4 bonds in 3 locations, 1.33। और यहाँ भी 1.33 है क्या? 4 bonds 3 जगह पर 1.5 नहीं, सिर्फ यहीं पर डीलोकलाइजेशन है 1.5, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो सबसे कम जहां है वहीं बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है।
तो CH3O माइनस सबसे आगे, फिर कार्बोनेट, फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट सबसे पीछे, मिथॉक्साइड सबसे आगे। बस ये सोचकर आंसर मार्क हो जाएगा। क्लैरिटी से सोचना है। पूछना है किसी को कुछ? सर एक बार आंसर दिखा दो। आंसर ये होगा, फॉर्मेट में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, मिथॉक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सेम टाइप के बॉन्ड की बात हो रही है इसलिए। यस सर। तो हाँ। सर वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था 10th नंबर का, हम्म, सर उसमें m1v1 plus m2v2 equals to mv करके, और जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करते तो भी तो सेम आंसर आ रहा है। m1v1 प्लस m2v2 करके आपको किसके मोल्स मिल रहे हैं? m1v1 तो NaOH के मोल्स हैं, सर जो m2v2 टोटल OH मोल्स जो मिलेंगे जो दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद, m2v2 में आप m2 क्या ले रहे हो? जब आप m2v2 कर रहे हो तो आप m2 क्या ले रहे हो? सर मतलब मैंने ऐसे किया कि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया OH पे, NaOH और COH पे, और टोटल OH के मोल्स निकाल दिए। M जो हाँ, तो दिया आपने इफेक्टिवली यही किया, ये आपका m1v1 है, ये आपका v2 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो m2 है। 0.1 मोलर लिया होगा आपने m2, यस सर। तो आपको ये m1v1 प्लस m2v2 आ गया आपके लिए। और उसके बाद आपने उसको हाफ किया तो H2SO4 के मोल्स आ गए, और फिर मोलैरिटी से डिवाइड किया। इफेक्टिवली आपने वही किया है जो मैंने किया है, ओके। पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। आपने इस रिएक्शन के बारे में तो सोचा ही होगा ना, हाँ इस रिएक्शन के बारे में तो सोचा ही होगा कि ये दोनों 1:2 के रेशियो में कंज्यूम होंगे। ठीक है, फिर तो आप सही जा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने एक फॉर्मूला क्रिएट करके किया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, दोनों एक ही हैं इफेक्टिवली। 12th question, which ionic solid would require the most energy to form gaseous ions? यहाँ पर क्या चीज पूछी हुई है? Which ionic solid energy would require most energy to form gaseous ions? Lattice energy पूछी हुई है। Highest lattice energy किसकी सबसे ज्यादा होगी? लैटिस एनर्जी के बारे में पूछते ही आपके माइंड में चार्ज और साइज आना चाहिए। सबसे ज्यादा चार्ज, पहले तो चार्ज इंपॉर्टेंट है, और चार्ज सेम हो तो फिर साइज। तो यहाँ तो +1 -1 है, यहाँ +1 -2 है, यहाँ +2 -2 है, यहाँ +2 -1 है। नॉर्मली चार्ज ज्यादा होने पर फिर अपन साइज की तरफ जाएंगे ही नहीं, Q1 Q2 का प्रोडक्ट सबसे पहले देखेंगे, और Q1 Q2 का प्रोडक्ट थर्ड केस में सबसे ज्यादा आ रहा है। थर्ड कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और आयंस में सेपरेट करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 13th, which list gives the symbols of elements in the order of increasing first ionization energy? Increasing first ionization energy, तो ये तो सही नहीं है, सोडियम की तो लीस्ट होगी इन तीनों में। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सही लिखा हुआ है क्या? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम में सबसे ज्यादा किसकी होती है? एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। ध्यान रहे, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल से निकलेगा, एल्यूमिनियम में 3p से निकलेगा, तो 3p का एनर्जी लेवल थोड़ा हायर होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज में ज्यादा फर्क नहीं है, बट 3p इलेक्ट्रॉन्स कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करते हैं, इस वजह से 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली इजियर है। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है मैग्नीशियम से, जो कि ट्रेंड के खिलाफ है। स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सही लिखा हुआ है। ये अपन ग्रुप में ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
और ग्रुप में ऊपर की तरफ जाने पर नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ पर कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ये सही ऑर्डर है। क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 14th क्वेश्चन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। TeF5 माइनस का शेप क्या होगा? बस ये सोचो कि टेल्यूरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16. सल्फर वाले ग्रुप का 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऊपर से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी टेल्यूरियम को ही अवॉर्ड होगा इफेक्टिवली। तो 6 + 1 7 हो गए। 7 के बाद उसको 5 बॉन्ड्स बनाने हैं और एक लोन पेयर भी बचेगा। ऐसे सिचुएशन में फिर क्या ज्योमेट्री अराइज होगी? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो क्या ज्योमेट्री अराइज होती? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। चलिए 15th क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन मैलिक एसिड? मैलिक एसिड एक्चुअली सिस फॉर्म को बोलते हैं और ट्रांस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। नेवरदलेस अभी तो सिर्फ बॉन्ड्स काउंट करने। मैलिक एसिड हो या फ्यूमेरिक एसिड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक ही जैसे हैं, बॉन्डिंग एक ही जैसी है, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है। तो दिस इज हाउ मैलिक एसिड इज। काउंट करिए, जितने भी एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं वो काउंट कर लीजिए, उतने ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ही आंसर हो सकता है, 3 पाई बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चारों ही कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, राइट। 16th क्वेश्चन करते हैं। एक मिनरल है जिसमें सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैंगनीज और ऑक्सीजन है, 69.6% मैंगनीज है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? मैंगनीज का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली 55 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इस तरह से अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ हो तो नॉर्मल तरीका एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने का ये है कि अपन 100 ग्राम का सैंपल मान ले। 100 ग्राम का सैंपल मानकर दोनों एलिमेंट्स के मासेस पता चल जा रहे हैं, 69.6 ग्राम्स एंड 30.4 ग्राम्स। फिर क्या करेंगे? मासेस को मोल्स में बदलेंगे और मोल्स का लेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। जो मोल्स का रेशियो होता है वही फॉर्मूला में एटम्स का रेशियो होता है। एटम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। तो मोल्स तक पहुंचे 69.6 अपॉन 55, 30.4 अपॉन 16। तो ये डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। 14.6 तो ये हो जाएगा 2। 136,360। तो ये 1.27 के आसपास आएगा। आप लोगों ने किया क्या डिवीजन? और सेकंड वाले डिवीजन से 7.6 अपॉन 4, 3.2, 1.9 आ रहा है। और उसके बाद अपन को लेना है मोल्स का रेशियो। मोल्स का रेशियो लेने के लिए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 1.9 को 1.27 से डिवाइड कर दें तो मेरे ख्याल से ये 1.5 के करीब आएगा। और उसके बाद 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2:3।
मोल्स का रेशियो 2:3 है तो एटम्स का रेशियो भी 2:3 होगा, सेकंड ऑप्शन। कितने लोगों को मिल गया था ये आंसर? 17th क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसमें 5.1% मैग्नीशियम है बाय मास और डेंसिटी ये है। इसमें कितने क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं 300 ml सॉल्यूशन में? आप लोग एक बार ट्राई करिए, 30 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन 300 ml सॉल्यूशन कंसिडर करने को बोल रहा है। 300 ml सॉल्यूशन अगर अपन कंसिडर करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। 300 ml से मल्टीप्लाई किया डेंसिटी को तो ये आ रहा है 351 ग्राम्स। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और इसमें 5.10% मैग्नीशियम है बाय मास, तो यहाँ से मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम मिल जाएगा 5.1%। ध्यान रहे सिर्फ मैग्नीशियम का परसेंटेज दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का नहीं दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। 5.1% ऑफ 351, ये 5.1 टाइम्स 3.51 ग्राम्स हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड कर सकता हूँ। सोचो अगर मुझे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मिल जाएं तो क्या मोल्स ऑफ क्लोराइड भी मिल जाएंगे? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है सोचो, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। अगर मैग्नीशियम के मोल्स मिल जाएं तो क्या क्लोराइड आयंस के भी मिल जाएंगे? डबल करके, डबल ऑफ द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस, तो 5.1 इंटू 3.51 अपॉन 24 का डबल, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देखिए कितना आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, 5.1 इंटू 3.51 डिवाइडेड बाय 12, 1.49 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन में। 1.47। यस और ज्यादा एक्यूरेट मोलर मास लेते तो आंसर मैच कर जाता। फिलहाल 1.47 ही क्लोजेस्ट ऑप्शन है, वही मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है। किसके एटम्स एक ही प्लेन में लाई नहीं करते? ये तो आप पहचान जाओगे। इनके शेप्स के बारे में कुछ बताइए। BF3 का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। PF3 का शेप, फॉस्फोरस पर एक लोन पेयर भी आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। ClF3, क्लोरीन पर कितने लोन पेयर्स आएंगे? 2 लोन पेयर्स आएंगे, तो शेप क्या हो जाएगा? टी शेप। टी शेप। HCF4, अब तो शेप्स Square प्रेडिक्ट planar। करना आपके लिए आसान काम होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर। इस स्टेज पर तो आपको मॉलिक्यूल की शक्ल, फॉर्मूला देखते ही शेप दिमाग में आ जाना चाहिए। करेक्ट। इनमें से नॉन प्लेनर कौन है? PF3। उसी के सारे एटम्स एक सिंगल प्लेन में नहीं। ठीक है, 19th क्वेश्चन, which of the following options do not agree with the variation of property? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस मतलब साइज, साइज का बढ़ता हुआ ऑर्डर। साइज तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, कुछ जगह एक्सेप्शंस मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में एक्सेप्शन नहीं है। ये ऑर्डर तो सही है, सो दिस इज नॉट द आंसर। फिर इंक्रीजिंग आयनिक साइज, Al3 प्लस से Mg2 प्लस Mg2 प्लस से Na प्लस Na प्लस से F माइनस बड़ा है, ये भी सही है। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन से कार्बन की ज्यादा है, कार्बन से नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा है, क्या ये सही लिखा हुआ है? नो सर, नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की अपनी नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी, ये गलत ऑर्डर है, इसी को मार्क करेंगे। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
वैसे तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी में चेंज आता है, पर अभी आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह ही सोचें, बस इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या टेंडेंसी है उसका ऑर्डर बताना है। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी फ्लोरीन से ज्यादा है, ब्रोमीन और आयोडीन की उसके बाद है, तो ये ऑर्डर सही दे रखा है। आंसर है थर्ड ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, इसमें दो एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, 3 आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है। तो इनको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते होंगे और कौन किसके ऊपर है या नीचे है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑब्जर्व करने पर आपके पास क्या समझ में आ रहा है? IE3 इज मच ग्रेटर देन IE2। ये बात दोनों के लिए ही वैलिड है। अगर दोनों के लिए ये बात वैलिड है तो दोनों ही एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे? ग्रुप 2। सेकेंड ग्रुप को। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता हुआ लग रहा है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे है ये कैसे पता चलेगा? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ही पता चलना चाहिए। जिसका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाला कम है वो नीचे होना चाहिए, नीचे की तरफ आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सो बी शुड लाई बिलो ए, बी लाइज बिलो ए। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है। 21st क्वेश्चन, ये आसान होना चाहिए पर आसान क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, ध्यान रहे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तो हम वैसे भी ध्यान से रीड करते हैं। कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, तो किसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए? जो ऊपर है और जो राइट में है उसका साइज छोटा होगा। इन एलिमेंट्स की लोकेशंस के बारे में सोचें। कार्बन के राइट में जाकर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के नीचे आकर सल्फर आता है, सल्फर के नीचे जाकर लेफ्ट में एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के लेफ्ट में सोडियम आता है और सोडियम के नीचे जाकर सीजियम आता है। ठीक है। कार्बन और सल्फर में किसका साइज बड़ा होना चाहिए? थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, बट सल्फर हायर पीरियड का है, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो चांसेस ये है कि सल्फर का साइज बड़ा होना चाहिए, कार्बन का सबसे छोटा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सीजियम एटम लार्जेस्ट होगा साइज में। लेफ्ट में आने पर साइज बढ़ता है और डाउनवर्ड्स आने पर भी बढ़ता है। सीजियम एटम शुड बी द लार्जेस्ट, देन एल्यूमिनियम। कार्बन शुड बी द स्मॉलेस्ट। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। 22nd क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स और इवन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो ही जगह ट्रेंड रिवर्सल आता है। जानते हो कौन से दो जगह? नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बेरिलियम बोरोन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड बेरिलियम बोरॉन में, नीचे आने पर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में और फॉस्फोरस सल्फर में। तो यहाँ बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बोरॉन से, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन अहेड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अहेड ऑफ ऑक्सीजन, बेरिलियम अहेड ऑफ बोरॉन। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, बाकी चीजें तो सेम ही है। 23rd क्वेश्चन, ये भी आसान है, कुछ कुछ के तो आपको याद ही हो चुके होंगे। XeF6 का शेप क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। XeO3 में 3 डबल बॉन्ड्स बनाने के बाद, जेनॉन 3 डबल बॉन्ड्स बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचाएगा जो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। इसका शेप ट्रायगोनल पिरामिडल होगा, जिसको सिर्फ पिरामिडल लिखा हुआ है। XeF4 का शेप स्क्वायर प्लेनर होता है और XeOF4 का स्क्वायर पिरामिडल। तो 1 का मैच 1 के साथ, 2 का मैच 3 के साथ, बस हो गया आंसर, सेकेंड ऑप्शन। सी का मैच 4 के साथ और फोर्थ का मैच जो है वो 2 के साथ। 23rd क्वेश्चन,
24th question, identical shape, identical geometry पहचानने की कोशिश करें। SF4 XeF4 CCl4, BF3 PCl3 XeO3, ClF3 XeOF2 XeF3 plus, PCl5 IF5 XeO2 F2। किसमें होगा? अगर आप सारे ऑप्शंस पर विचार करेंगे तो सेकंड ऑप्शन सही आएगा। इसमें देखिए हर केस में सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और उसके बाद सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर्स भी बचेंगे। डबल बॉन्ड बनाने के बाद 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाने के बाद ज़ेनॉन पर 2 लोन पेयर्स आएंगे। XeF3 प्लस में भी 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाने के बाद पॉजिटिवली चार्ज ज़ेनॉन पर 2 लोन पेयर्स आएंगे। तो ये AB3L2 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं और इन तीनों का ही शेप क्या होगा? टी शेप। ज्यादा मुश्किल तो नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का आइडिया होना चाहिए। 2 pi and half sigma bonds are present in 2 pi bonds and half sigma bonds किसमें है? तो N2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, NO2 का 2 है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। आंसर इनमें से ही कोई होगा। अगर आप N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो N2 प्लस में पहले पाई बॉन्ड्स बनते हैं या पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं? N2 प्लस में पहले पाई BMOs में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर सिग्मा में जाएंगे और सिग्मा में एक ही जा पाएगा सिग्मा 2p में। तो उसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, हाफ सिग्मा बॉन्ड है। O2 प्लस में अगर आप देखोगे तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड्स बनते हैं। इसमें 2s2p मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं है। याद है 2s2p मिक्सिंग? B2 C2 और N2 में 2s2p मिक्सिंग होती है या नहीं होती? B2 C2 और N2 में 2s2p मिक्सिंग प्रेजेंट होती है और इसके चलते पहले पाई बॉन्ड्स बनते हैं और बाद में सिग्मा बॉन्ड्स। जबकि O2 में F2 में इनमें पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, बाद में पाई बॉन्ड्स। pi2p x स्टार, pi2p y स्टार, इनमें से किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इफेक्टिवली 1.5 पाई बॉन्ड्स हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड है। हालांकि ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, पर 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड N2 प्लस में है। ठीक है। 26th question, which statements about the Lewis structure of fulminate ion CNO- are correct? इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से इसको लिखा गया है ना, उसी तरह से इसमें एटम्स की कनेक्टिविटी है। नाइट्रोजन सेंटर पर है, कार्बन और ऑक्सीजन कॉर्नर्स पर हैं। ठीक है। अकॉर्डिंगली जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो मल्टीपल ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिनमें से ये एक है, एक ये भी बनेगा, पर नाइट्रोजन सेंटर पर है, और एक ये भी बनेगा। कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है वो एक अलग क्वेश्चन है, पर ये 3 इसके पॉसिबल ल्यूइस स्ट्रक्चर्स हैं। नाइट्रोजन को सेंटर पर रखना है। कार्बन सेंटर पर होता है तो उसको साइनेट आयन बोलते हैं, ये फुलमिनेट आयन है। अब 2 स्टेटमेंट्स के बारे में सोचिए। नाइट्रोजन एटम हैज अ फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एटम हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो नाइट्रोजन पर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप फॉर्मल चार्ज फाइंड करने जाओगे तो हर स्ट्रक्चर में कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स असाइन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बंटवारे के बाद, जो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक कम है। तो हर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर +1 फॉर्मल चार्ज है
रेजोनेंस हाइब्रिड में भी +1 फॉर्मल चार्ज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 27th क्वेश्चन के बारे में सोचें। In which molecule are there two distinct sets of sulfur fluorine bond lengths? सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ्स के दो डिफरेंट सेट्स किस में मिल सकते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? SF2 तो बैंड शेप्ड है, SOF2 ट्रायगोनल पिरामिडल है, SF4 सीसॉ शेप्ड है, और SF6 ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, दो डिफरेंट सेट्स ऑफ सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है? क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है? यस सर, sp3d जो होगा सर उसका। तो इसमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या हमारे पास कुछ ऐसी लोकेशंस है जिनको डिफरेंट रिपल्शन महसूस हो रहा हो। तो यहाँ पर तो सल्फर फ्लोरीन के दोनों बॉन्ड्स को एक जैसा रिपल्शन फील होगा, यहाँ पर भी सल्फर फ्लोरीन के दोनों बॉन्ड्स को एक जैसा रिपल्शन फील होगा, यहाँ भी सारे बॉन्ड्स एक जैसे ही हैं, हर बॉन्ड के परपेंडिकुलर 4 बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड को फील होने वाला रिपल्शन एक जैसा है। लेकिन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट इस मामले में थोड़ा अलग है। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये लोन पेयर के परपेंडिकुलर हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये लोन पेयर से 120 डिग्री पर हैं। ये एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, ओवरऑल ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, और इस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सल्फर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर तक फैल जाता है। ये थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स सल्फर न्यूक्लियस के उतना पास नहीं आ पाते ज्यादा रिपल्शन फील करने के कारण, एंड आर ग्रेटर इन लेंथ देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। एक्सियल इक्वेटोरियल का आइडिया लगेगा, और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी है जिसमें दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स मिल सकती हैं। PCl5 के भी पांचों बॉन्ड्स बराबर नहीं है लेंथ में। ठीक है, सर एक बार इसका प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर निकालो। कौन सा? 26th, ओके सर, थैंक यू सर। 28th, 28th, which is the best description of the geometry of nitrogen atoms in dimethyl nitrosamine? डाइमिथाइल नाइट्रोसामीन का अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, फिर इस तरह का नाइट्रोसो ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है ना, इनको नाइट्रोसो अमीन्स बोलते हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इनके बारे में। 2 डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो HNO2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसो अमीन बनाते हैं। अगर अपन इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में सोचें तो इस तरह से डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन को दिखाने पड़ेंगे नाइट्रोजन के अराउंड। इस वजह से इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आएगा और इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर आएगा, दोनों पर ही एक एक लोन पेयर दिखाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री के बारे में सोचें। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस प्रेजेंट होगा? क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर्स डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ सकता है? इसका जवाब है डेफिनेटली आ सकता है। इसका एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, लेफ्ट में डबल बॉन्ड और राइट में सिंगल बॉन्ड बनाते हुए। ऑल्दो ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाले के मुकाबले, इसमें नॉन जीरो फॉर्मल चार्जेस आ रहे हैं। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में सभी एटम्स पर
0 फॉर्मल चार्ज आएंगे, बट फिर भी ये एक स्ट्रक्चर तो है। अगर ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स इसके लिए वैलिड हैं तो फिर जो हाइब्रिड है वो कैसा बनेगा? क्या इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड में कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? आएगा क्या? और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड दिख रहा था वो भी एग्जैक्टली डबल नहीं है, उसमें थोड़ा सा पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी है और लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। ध्यान रहे मॉलिक्यूल की असली सिचुएशन हाइब्रिड ही होती है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रियल मॉलिक्यूल, और जो प्रिडिक्शंस करने हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड से करने हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड देखकर आप बताओ इस नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हैं? 3 हैं। तो इसके अराउंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल प्लेनर। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हैं, बट एक लोन पेयर भी है, तो इसके अराउंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? बैंड या वी शेप्ड। ठीक है ना? तो एक के अराउंड ट्रायगोनल प्लेनर, एक के अराउंड बैंड। सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। सर वो पहले वाले नाइट्रोजन में समझ नहीं आया सर, ट्रायगोनल प्लेनर कैसे? अगर आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर कंसिडर करते, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, तो फिर आपको लगता है कि इस नाइट्रोजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं 1 2 3 और एक लोन पेयर है, तब तो आप नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री ट्रायगोनल पिरामिडल बोल देते और इस नाइट्रोजन के अराउंड बैंड बोल देते, ट्रायगोनल पिरामिडल एंड बैंड बोल देते और फोर्थ ऑप्शन मार्क कर देते। पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड अगर आए तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्रिएट होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं तो अपन को हमेशा हाइब्रिड बनाकर फिर ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी चाहिए। ठीक है? यस। 29th, which elements are most similar in atomic size? देखिए, हाइड्रोजन एंड लिथियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम। फोर्थ। इसके बारे में आप जैसे जैसे अपन ग्रुप्स में नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे सक्सेसिव एलिमेंट्स के साइज में जो अंतर है ना वो कम होता जाता है। और यहाँ पर तो स्पेशली जो जर्कोनियम है ये 4D सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है ना? ये ट्रियम फिर जर्कोनियम, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है। और फिर जो 5D सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, उसमें पहला एलिमेंट है लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद 58 से 71 तक लैंथेनाइड्स हैं। और लैंथेनाइड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि लैंथेनाइड्स में लगातार साइज में डिक्रीमेंट आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से। और उस कॉन्ट्रैक्शन का नतीजा ये होता है कि लैंथेनम के बाद जो अगला एलिमेंट यहाँ लिखते हैं हैफनियम, उसका साइज लैंथेनम से सब्सटेंशियली स्मॉलर होता है। जर्कोनियम से हैफनियम तक जब आए तो शेल चेंज होने के कारण साइज बढ़ना चाहिए था, पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ने शेल चेंज होने के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया एक तरह से, और इसके चलते हैफनियम और जर्कोनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जाकर इनके साइजेस देख भी सकते हो। फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। 30th क्वेश्चन, यहाँ पर तो वॉल्यूम यूज करके स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हो तो वॉल्यूम यूज करके भी स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कोई खास नई बात नहीं है। वॉल्यूम को भी स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। तो करके सॉल्व करें। 5 लीटर SO2 है, 3 लीटर O2 है। थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को भी मोल्स की तरह सोचना है। तो सोचो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? SO2। ये 0 लीटर बचेगा, ऑक्सीजन 2.5 लीटर कंज्यूम हो जाएगा,
SO3 5 लीटर बन जाएगा, 0.5 लीटर एंड 5 लीटर। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर ये एक्चुअली है नहीं, क्योंकि 0.5 लीटर O2 जो है वो और 5 लीटर SO3 है, ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं। सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना ये बता रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में होंगे। अगर ये सेम कंटेनर में होता तब तो इनका वॉल्यूम सेम ही होता, प्रेशर में डिफरेंस होता, ठीक है ना। ये सेम कंटेनर में है ही नहीं, इनका मिक्सचर बनेगा ही नहीं। O2 अलग कंटेनर में लिया जा रहा है और SO3 अलग कंटेनर में लिया जा रहा है। नेवरदलेस क्वेश्चन जो करवाना चाह रहा है वो हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन बनाने वाले की मंशा ये है कि अपन इन गैसेस के वॉल्यूम्स को ऐड कर दें, और ऐड करने पर आंसर आएगा 5.5 लीटर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। प्रियंका आपको कुछ पूछना है? सर एक बार थर्ड क्वेश्चन वापस बता देना। थर्ड क्वेश्चन, यस सर। थर्ड क्वेश्चन तो ये है परसेंटेज का, मास Yes. परसेंटेज। मैं 100 ग्राम सॉल्ट कंसिडर किया, तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग 36 ग्राम्स ऑक्सीजन है, बचा हुआ 64 ग्राम्स पोटेशियम और सल्फर का मास है। ये जो 36 और 64 का रेशियो है फॉर्मूला यूनिट में भी मेंटेन रहना चाहिए। एक फॉर्मूला यूनिट में अगर अपन सोचें तो 2 पोटेशियम और 2 सल्फर एटम्स हैं, जिनका कलेक्टिव मास 142 आता है, और x ऑक्सीजन एटम्स है जिनका मास 16x आता है। तो बस आप इनका रेशियो लो 142 और 16x का, इनका जो रेशियो है और यहाँ से जो रेशियो आएगा वो सेम होना चाहिए। आ रहा है समझ में? फॉर्मूला यूनिट में जो मास रेशियो आ रहा है और 100 ग्राम के सैंपल में जो मास रेशियो आ रहा है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि मास रेशियो सैंपल साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, आज की शीट में इतने ही क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आप खुद से नहीं कर पाए हो एक बार फिर ट्राई कर लेना, ये शीट में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक्स रहेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये टॉपिक्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।